नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डी न्यूज पर। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। मैं हूं आंचल और इस कार्यक्रम के जरिए सत्य और तथ्यों को हम आप तक पहुंचाते हैं, खबरों के दम पर, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं हमारे रिपोर्टर्स। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त न्यूज पंच की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो दवा आपके लिए क्या दुआ का काम कर रही है या फिर दे रही है दगा, इस पर होगी अब विस्तार से चर्चा। किस तरह से यूपी में कफ सिरप को लेकर अब जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है यूपी सरकार। साथ ही जब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख खबर की, यूपीआई का मुरीद कैसे बना आईएमएफ, कैसे इस डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो पूरा लेन देन की संरचना है उसने विश्व ख्याति पाई है, इस पर होगी विस्तार के साथ चर्चा। और आखिरकार ये पीस अग्रीमेंट जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ट्रंप ने करवाया था, वो पीस अग्रीमेंट में कैसे तब्दील हो गया, इस पर भी करेंगे विस्तारीकरण के साथ बातचीत। तो इन तीन प्रमुख खबरों पर इस आधे घंटे में रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कोडीन युक्त जो कफ सिरप है उसके खिलाफ योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा अभियान शुरू किया। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ों दवा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, कई तस्कर गिरफ्तार हुए और अवैध नेटवर्क जो था उसका भंडाफोड़ हुआ। और इस कोडीन सिरप के मामले में सख्ती दिखाई है यूपी सरकार ने, और जो सीएम योगी हैं उनका साफ तौर पर सख्त निर्देश है जीरो टॉलरेंस नीति इसके तहत। साथ ही आईजी स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया और दोषी जो हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार किस तरह इस पूरे सिरप मामले में सख्ती में आई है योगी सरकार, आपको समझाते हैं हम ये पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए, कैसे नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है सरकार। तो एक्शन में आई योगी सरकार, जहां साफ तौर पर कोडीन सिरप मामले पर सख्त रवैया अपना रही है सरकार। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का जो ये अभियान है इसको धार दी जा रही है, और इसीलिए पुलिस और एफएसडीए की ये जो संयुक्त कार्रवाई है वो सामने आई। आईजी स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया है, और एसआईटी का गठन जो है उसमें क्या हुआ, बड़ी मात्रा में जो अवैध कफ सिरप है वो जब्त किए गए। 28 जिले, 128 दवा प्रतिष्ठान हैं जहां एफआईआर दर्ज की गई, और एनडीपीएस का जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई भी हुई। अब इसमें एक और अहम केंद्र बिंदु यह है कि जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ ही केस दर्ज होगा और नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। चलिए इसलिए वापस रुक करते हैं हमारे शो न्यूज पंच का, जहां पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कोडीन सिरप को लेकर जो यूपी सरकार है वो एक्शन मोड में है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। 128 एफआईआर दर्ज होने के बाद जो अभियुक्त है उनकी धरपकड़ जारी है। वाराणसी में 38, अलीगढ़ में 16, कानपुर में 8 केस, गाजियाबाद में 6, महाराजगंज में 4, लखनऊ में 4, अन्य जिलों में 52 मुकदमे दर्ज किए गए। एसटीएफ ने भी 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लेकिन आखिरकार कोडीन लगातार कहा जा रहा है, ये है क्या, इसका सेवन क्यों किया जाता है, वजह क्या है? कोडीन का ज्यादा सेवन खतरनाक होता है, लेकिन इसका सेवन किया जाता है खांसी को राहत देने में, कफ को राहत देने में। और होता यह है कि ये आपके दिमाग के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ खांसी की जो प्रक्रिया है, यानी कि जब आप ज्यादा खांसते हैं उसको नियंत्रित तो करता है, असरदार है, लेकिन अगर इसकी ज्यादा डोजेज ले ली जाए तो ये समस्याओं को जन्म देता है। ये ज्यादा लेने से मॉर्फिन में बदल जाता है, यानी कि आपको नशा होगा। और कोडीन का एक हिस्सा कहीं ना कहीं जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका जो काम करने का तरीका, यानी मान लीजिए मैंने आपको ऐसे किया, आपने तुरंत वॉलंटरी एक्शन लेके आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन मॉर्फिन की वजह से, क्योंकि आप ज्यादा डोजेज अगर ले रहे हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो कर देता है। और ओवरडोज से अगर आगे की बात की जाए तो एपिलिप्सी यानी मिर्गी के दौरों का खतरा भी है, और बच्चों को घेर लेती हैं दिमागी बीमारियां। विकास सिंह लखनऊ से जुड़ गए। विकास, जिस तरह से कोडीन सिरप के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस नीति पर अब उतर आई है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे में ये भी समझ में आ रहा है कई ऐसे सफेद पोश भी हैं जो इस पूरे सिंडिकेट का बड़ा हिस्सा हैं। बिल्कुल, इस सिंडिकेट में जितने सफेद पोस्ट हैं उन सब पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कल प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने इस मामले में बताया कि 28 जनपदों में जो 128 एफआईआर दर्ज की गई है, इसके साथ ही एक एसआईटी का गठन किया गया है। यह एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के इसके अधिकारी होंगे और इसके साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से भी इसमें लोग रहेंगे। तो ये एसआईटी पूरे जो जिस तरीके से कार्रवाई की है, 279 प्रतिष्ठानों पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है अब तक। लेकिन वो लोग जो अभी फरार हैं और वो लोग जिनके नाम इसमें शामिल हैं और साथ साथ जो इसके पीछे हैं, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो निश्चित मानक है उन्हीं के अनुसार दवाएं बिके। अच्छा, खासतौर से हम देख रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में जो इसका जाल फैला है, इसके जी एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये दवाएं डॉक्टर द्वारा लिखी गई, यानी कि बहुत सारे ऐसे कफ सिरप में जिसमें कोडीन का कॉम्बिनेशन होता है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का इसमें कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? वो हम देखते हैं, हम डॉक्टर को चेक कराने जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखा हुआ है, वो उसमें एमआर से मिलते हैं, वो दवाएं लिखी जाती हैं, धड़ल्ले से बेची जाती है, मरीजों को दी जाती है बिना ये जाने कि उसका स्वास्थ्य पर असर क्या होगा। देखिए, ये एक बड़ा सिंडिकेट है और इसके पीछे ये जो दवाएं रखी जाती हैं, ये बिना पर्चियों के दवाएं दे दी जाती हैं। खास तौर से जब खाद्य प्रशासन विभाग की टीम ने जब ये कार्रवाई की, जांच की, तो पता चला कि एक एक स्टोर से 1 से 3 लाख रुपए तक की बिक्री हुई है कोडिन कफ सिरप की। तो कहीं ना कहीं नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। उस अवैध कारोबार के जो तार जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, इन सब जगहों से इसके तार जुड़े हैं। एक बड़ी से बड़ी खेप उत्तर प्रदेश में जौनपुर और सोनभद्र में पकड़ी गई है। इस मामले पर तभी से सख्त कार्रवाई चल रही थी और इसके बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है ताकि इससे जुड़े तमाम सारे जो इसके पीछे लोग हैं, पर्दे के पीछे लोग हैं, उन सबको खिलाफ कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस नशे के कारोबार से करोड़ों रुपये कमाने वाले सफेद पोस्तों को पकड़ा जाए। सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में, चूंकि हम देखते हैं कि ये जो सिंडिकेट चलता है, ये पहले ओरिजिनल मेडिकल स्टोरों के नाम पे तो दवा जाती है, लेकिन उसकी बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है इन लोगों के पास। उसकी बिक्री का रिकॉर्ड चेक करने के लिए बिल्कुल विकास, आपने बहुत अहम बात कही। इसीलिए जो जीएसटी भरती हैं तमाम जो दवा कंपनियां हैं, उनके फॉर्म्स को भी खंगाला जा रहा है। और ऐसे में कोडीन को नशे के लिए इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी वो बहुत सस्ते दर पर मुहैया होती है। यानी कि अगर आप शराब की कोई बोतल खरीदते हैं तो उसका अमाउंट ज्यादा, ऐसे में कोडीन खरीदना सस्ता होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपसे इन तमाम जानकारी को आगे भी हम बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की। अक्सर हम जानते हैं कि भाई यूपीआई ने जो डिजिटल भुगतान का पूरा तरीका है उसको बदल कर रख दिया, और बदला कैसे? यूपीआई के जरिए। और इस टेक्नोलॉजी ने भारत को वैश्विक पटल पर एक अलग ही पहचान दी है। और उस वजह से क्योंकि रियल टाइम में आप जब भुगतान करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को पैसा भेजा, तो रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट आपके पास आता है कि आपने कितना पैसा यूपीआई के जरिए भेजा। अब इसका मुरीद यानी कि इसकी शान में कसीदे पड़े गए। आईएमएफ द्वारा उसने मान्यता दी है कि किस तरह से यूपीआई सिस्टम जो है, जो भारत ने अपनाया है, और भारत ने इस मॉडल को कई अन्य देशों के लिहाज से भी अगर देखा जाए, उदाहरण स्वरूप उन्होंने भी इसे अपनाया कि ये किस तरह से जब कैशलेस इकोनॉमी को हम आगे ले जाने की बात करते हैं तो एक क्रांतिकारी कदम है, युगांतकारी बदलाव है जब हम पेमेंट्स को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं। क्योंकि इसने कैसे अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई, उसको मजबूत किया। आइए ग्राफिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यूपीआई की इस बड़ी उपलब्धि पर क्या कहा आईएमएफ ने। आईएमएफ ने कहा कि ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, प्लीज इसको ऊपर कीजिए थोड़ा, और लेन देन की मात्रा के आधार पर अब इसे मान्यता दी है। किसने? आईएमएफ ने। इस क्यूआर कोड की जब हम बात करते हैं, इसका
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी ये जानकारी साझा की, जवाब दिया। आईएमएफ की जून 2025 की एक रिपोर्ट का भी जिक्र यहां पर किया गया है और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि एएसआई वर्ल्ड वाइड की प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 की ये रिपोर्ट है जो ये बताती है कि ये जो भुगतान प्रणाली है ये कैसे अन्य देशों से बहुत ज्यादा आगे है, अन्य देशों से अगर लेन देन की प्रक्रिया को जब हम इसको कंपेयर करते हैं। साथ ही साथ यूपीआई को इस तरह से अगर आईएमएफ मान्यता देती है तो आप समझिए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम जब भुगतान प्रणाली को मजबूत करने की बात हम लगातार करते हैं। अब सबसे आगे क्यों है यूपीआई? हालांकि सबसे आगे हिंदुस्तानी हमेशा होता है, लेकिन यूपीआई भी सबसे आगे है। वो समझते हैं कैसे। यूपीआई वैश्विक सूची में इस वक्त शीर्ष पर है, 49% हिस्सेदारी, जिसमें 129 अरब का लेन देन हम क्रॉस कर चुके। अब 14% की अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो उसमें ब्राजील दूसरे स्थान पर, और 20 अरब लेन देन की अगर बात की जाए तो थाईलैंड तीसरे पर है। वहीं 17 अरब लेन देन के साथ चौथे स्थान पर चीन है। लेकिन डिजिटल लेन देन में बाजी मार गया भारत। अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अजय, यूपीआई की ये उल्लेखनीय उपलब्धि इस बात की तस्दीक करती है कि उसकी सरलता ने उसे ये वैश्विक मान्यता दी है, जो कि आईएमएफ लगातार अब कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। माशाल्लाह, आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो यूपीआई की है वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि आज फिनटेक या फिर ग्लोबल पेमेंट्स की दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। अगर आप अमेरिका में किसी भी कॉफ़ी शॉप पर जाएंगे और उस अपने फ़ोन को टैप करने की कोशिश करेंगे तो वो कह सकता है कि हम केवल एप्पल पे को स्वीकार करते हैं, गूगल पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपको कॉफ़ी नहीं मिलेगी। अगर आप भारत में जाते हैं इसी चीज़ को लेकर के तो आपका यूपीआई बताता है कि जो आपका मर्चेंट है वो आपका यूपीआई तो स्वीकार कर ही रहा है, साथ ही साथ रुपए कार्ड भी एक्सेप्ट करता है। अगर आप चाहें तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बुनियादी डिफरेंस है दो मॉडल्स में, जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पर कुछ एक्सक्लूसिविटी कंपनियां अपने पास रखना चाहती हैं और इस वजह से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। भारत में यूपीआई को 600 बैंक्स और 200 जो ऐप्स हैं उसके ज़रिए एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए सारे के सारे ऐप्स जो हैं आपके उस यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हैं, जिससे हम सभी लोग अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि जो डोनर है, जो पेमेंट है या पेई है, वो किस बैंक और किस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। बस आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यही वजह है कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस को लेकर के अगर किसी भी कंट्री को काम करना है तो आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि ये फंडामेंटल चेंज है, इंटरऑपरेबिलिटी, उसको अडॉप्ट करना होगा और इसमें इंडिया टॉप पर है। और वहीं अजय, साफ तौर पर अगर हम देखें, इस ऑपरेटिबिलिटी ने कहीं ना कहीं बिजनेस करने को आसान किया। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में एमएसएमई को मजबूत करने की बात करते हैं, तो उसमें यूपीआई का जो योगदान है वो अपने आप में उल्लेखनीय रहा। तो यूपीआई को लेकर के जो ट्रस्ट है लोगों का इसीलिए मजबूत हुआ क्योंकि ट्रांजैक्शंस फेल नहीं होते हैं और आपस में जो इसका इकोसिस्टम है, जो बैकग्राउंड का इकोसिस्टम है, वो कैसे अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठा करके रियल टाइम ट्रांजैक्शन करता है और आपको चंद सेकंड्स में आपको रिसिप्ट मिल जाती है कि आपका पैसा आपके खुद के अकाउंट पे पहुंच गया। यही ट्रस्ट दिखाता है कि न केवल प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बल्कि गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी आप देखेंगे को आपको यूपीआई का जो एक ऑप्शन है वो मिलता है। और बहुत सारी जगह पे जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं 2016 के बाद जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कैश ट्रांजैक्शंस की जो संख्या उसमें लगातार गिरावट आ रही है और जो ये रियल टाइम पेमेंट है यूपीआई के ज़रिए या फिर ऐप के ज़रिए इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसमें ईज़ है, ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है और इसमें ट्रस्ट है। ये बहुत बड़ा फैक्टर और ट्रस्ट तभी बनता है जब आपको कोई भी काम तुरंत होते हुए दिखता है और फेलियर जो होते हैं उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं और इसी वजह से ये अभी इतना सशक्त माध्यम बना। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे कि आखिरकार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्यों पीस जो अग्रीमेंट है वो काम नहीं कर पाया। वक्त एक ब्रेक का, जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर
LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात करते हैं ब्रेक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दक्षिण कोरिया में अक्टूबर 2025 को सीज फायर समझौता करवाया था, जो फिर टूट गया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया के खिलाफ जब एयर स्ट्राइक शुरू की, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच युद्ध की एक नई दौड़ शुरू हुई है और वहीं दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप का ये सीज फायर फेल हुआ, ये पीस अग्रीमेंट 30 में बदल गया। एक बार फिर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया, और ये थाईलैंड की जबरदस्त एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस तरह का विवाद है, उसे समझते हैं। तो विवादित सीमा पर जो थाईलैंड और कंबोडिया है, उस पर जबरदस्त हवाई हमले हुए। कंबोडिया की अगर बात की जाए तो थाईलैंड ने उस पर एयर स्ट्राइक की। थाई सेना ने जो उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया, कंबोडिया का। दोनों पक्षों के बीच अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। थाई सेना का कंबोडिया बॉर्डर पर F-16 जो है वो तैनात है और हमले में जो 6 कंबोडियाई लोगों की मौत भी हुई है, 9 घायल हैं। थाईलैंड का एक सैनिक भी मारा गया, 18 घायल हैं। दोनों देशों ने अगर देखा जाए तो लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया भी है। लेकिन आखिरकार वो जो पीस एकॉर्ड रहा, वो सीज फायर जो था, वो फेल क्यों हुआ? ट्रंप ने जिस तरह से दोनों देशों के बीच इस सीज फायर को करवाया था, वो फेल क्यों हुआ, वो आपको बताते हैं। तो जुलाई में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ा, सीमा विवाद संघर्ष में तब्दील हुआ। दोनों देशों के एक दूसरे पर ने भारी गोलीबारी भी की, जिसमें 48 लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए। मलेशियाई प्रधानमंत्री और ट्रंप ने इस पूरे मुद्दे पर मध्यस्थता की। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता भी हुआ। ट्रंप के मलेशिया दौरे पर समझौते को अगर देखा जाए, इस पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन 40 दिन बाद ही ये टूट गया। और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन मौजूद हैं। अखिलेश, कंबोडिया और थाईलैंड में जिस तरह से इस वक्त स्थितियां बहुत खराब है, हालांकि वो पीस अग्रीमेंट कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, इस वक्त वहां की जनता का क्या हाल है और अब मध्यस्थता की कौन सी नई राह आगे समझ में आती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता कराई थी अक्टूबर में, जब आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा था। और उस समय ट्रंप ने काफी एक अपने उपलब्धि के रूप में इसे गिना था कि हमने एक और समझौता करा दिया। अब जब फिर से एक बार कंबोडिया और थाईलैंड की सेना आमने सामने है, ऐसे में ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। उनके अधिकारी जो भी है वो सूत्रों के हवाले से छुप कर बातें कर रहे हैं, कोई साफ साफ बात नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पे यह काफी निराशा वाली बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश जो लगातार संघर्ष में है, एक मंदिर को लेकर और एक टेरिटरी को लेकर। हालांकि मंदिर का मुद्दा हल हो गया, मंदिर वो जो है वो थाईलैंड के कब्जे में आया है और सभी इसे मान रहे हैं। लेकिन कंबोडिया की सेना जो है, वो कंबोडिया की सेना या कंबोडिया की सरकार यह कहती है तो उसके आसपास के इलाके में हम किसी को प्रवेश न करने देंगे, इसलिए लैंडमाइन बहुत पुराना लगा हुआ है। अभी एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ जिससे कि कंबोडिया का सैनिक मारा गया। इसके बाद से थाईलैंड ने उसका जवाबी कार्रवाई की, जबकि कंबोडिया ने कहा कि ये जो पुराना लैंडमाइन है, खमेर रूज के समय का लैंडमाइन है जो फट गया है। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसी बात है जिसमें कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश, अब ऐसे में मलेशिया और अमेरिका को साथ मिलकर आना चाहिए था, उनको सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था, मॉनिटरिंग सिस्टम को फिर से बहाल करना चाहिए था, जिसकी अनुपस्थिति अभी खल रही है। जी अखिलेश, लेकिन अगर दोनों देशों की अगर हम कंपैरिजन करें सैन्य शक्ति में, तो कहीं ना कहीं थाईलैंड का हाथ ऊपर है। जब हम वायुसेना की बात करते हैं, उसकी आर्मी का जिक्र करते हैं, और थाईलैंड को कहीं ना कहीं
अमेरिका भी मदद कर रहा है, तो सीधे तौर पर जो रक्षा बजट है वो भी ज्यादा है थाईलैंड का। ऐसे में कंबोडिया, उसकी जनता, उसकी जो राजनीतिक संरचना है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको नुकसान होता हुआ। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे संघर्षों में तो अमूमन ये बातें आती हैं कि जिसके पास सैन्य शक्ति ज्यादा है और खास करके जो उच्च तकनीक वाली क्षमता है, जैसे F-16 विमान काफी अहम विमान माना जाता है जो हमले के लिए अमेरिका का दिया हुआ है। तो यह विमान है थाईलैंड के पास जी। है। कंबोडिया के पास इस तरह के विमान नहीं है। निश्चित तौर पे कंबोडिया एक इस मामले में कमजोर देश है। लेकिन देखिए, होता यह है कि दो संप्रभुता संपन्न देश जब लड़ते हैं तो केवल यही नहीं होता कि जो देश मजबूत है उसको नुकसान कम होगा, जो कमजोर है उसको नुकसान ज्यादा होगा, बल्कि नुकसान दोनों तरफ होता है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने हालांकि थाईलैंड को चेतावनी दी है कि वो नागरिक ठिकानों पे हमले नहीं करे, लेकिन निश्चित तौर पे जब कंबोडिया की तरफ से भी हमले होते हैं तो थाईलैंड के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। लाखों लोगों को विस्थापित थाईलैंड ने भी किया है, कंबोडिया ने भी किया है। तो यह अंत में खेल हो जाता है कि दोनों तरफ नुकसान होता है और खास करके जो आम नागरिक है उन लोगों को नुकसान होता है। बिल्कुल, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाया जाना चाहिए कूटनीतिक लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, समय हमारे पास कम है इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस वक्त न्यूज पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और प्रमुख मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते समाचार मेरे से होगी मुकुल के साथ। नमस्कार।